So, our next topic is arenas of the Cold War. So, in this topic, we are going to study the areas of the Cold War. कि हमारा जो Cold War है वो कहाँ कहाँ पर हुआ. सबसे पहले ये बताते हैं कि जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वो सिर्फ एक क्राइसिस है जो पूरे कोल्ड वॉर में हुआ, और छोटे मोटे शूटिंग वॉर होते रहते थे, पर एक बड़े लार्ज स्केल पर वॉर मतलब एक वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ. लाइक छोटे मोटे वॉर होते रहते थे, लाइक कन्फ्रंटेशंस होती रहती थी कोरिया में, बर्लिन में, कॉन्गो में, ठीक है, और भी छोटी मोटी प्लेसेस पर होती रहती थी, ठीक है, पर उसने एक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं किया. कई बार जो क्राइसिस हैं वे डीपन भी हो जाते थे. डीपन तब होते थे जब डीपन मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल होने की संभावना हो जाती थी, ठीक है, पर वे कब होते थे, ठीक है, तो वे तब होते थे जब कोई भी दोनों में से कोई भी पार्टी पीछे पैर रखने के लिए नहीं आती थी, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, अगर हम उन एरेनास की बात करें, एरेनास मतलब जब हम वी रेफर देयरफॉर टू द एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर्स अकर्ड और थ्रेटन टू अकर. एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर मीन्स हम उन जगहों की बात करते हैं जहाँ पर जो एरियाज की बात करते हैं जहाँ पर कोल्ड वॉर हुआ हो, राइट. A great many lives were lost in some of these arenas like Korea, Vietnam and Afghanistan, but the world was spared a nuclear war and global hostilities. देखो अब जैसे बहुत सारी लाइव्स चली, मतलब बहुत ज़्यादा वॉर, मतलब बहुत ज़्यादा हत्याएं, मृत्यु हुई भी कोरिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, पर जो वर्ल्ड है हमारा वो एक न्यूक्लियर वॉर से बच गया, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर से बच गया, ठीक है. अब देखो, अब जैसे कुछ गलतियाँ हो जाती थी, लाइक गलतियाँ से मीन लाइक कभी किसी ने अटैक कर दिया, तो फिर उन दोनों को समझाने वाला कौन था? उन दोनों को समझाने वाला NAM थे, ठीक है. NAM हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में. NAM वे सभी कंट्रीज थी जो दोनों अलाइज से जुड़ने, जो NAM को ज्वाइन कर लेता था वो ना तो रशिया, ना तो USSR सुपर पावर को ज्वाइन कर सकता था और ना ही USA को. क्यों? क्योंकि उनको अपनी खुद फ्रीडम की चिंता थी, ठीक है. Sometimes countries outside the two bloc, for example the non-aligned countries, played a role in reducing Cold War conflicts. इन Cold War conflicts को reduce करने का एक जो NAM का एक और काम था वो था इन Cold War के conflicts को reduce करना, ठीक है. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो NAM में जुड़ जाने वाला जो था वो ना तो ये था, ना तो वे हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग ही इंसुलेशन में थे, ठीक है. और तो इसलिए इनके कुछ काम थे जैसे कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं उन दोनों कंट्रीज़ के उन दोनों ब्लॉक्स के बीच में जितने भी हम कहते हैं कि वॉर्स थे, कन्फ्लिक्ट्स थे, उनको रिड्यूस करने का काम करते थे. जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है जवाहरलाल नेहरू. इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कौन सा क्राइसिस कम किया? द लीडर ऑफ द NAM प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियंस. जब कोरियंस में वॉर चल रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने आके उसमें मीडिएट किया उसको, ठीक है. इन द कॉन्गो क्राइसिस द UN सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मीडिएटरी रोल. जब कॉन्गो में क्राइसिस हो रहा था तो वहाँ पे UN सेक्रेटरी जनरल ने मीडिएटरी रोल प्ले किया. बाय एंड लार्ज इट वाज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट दैट वाज बाय all means should be avoided that made them exercise restraint and behave more responsibly in the international affairs, ठीक है. तो फिर इससे मतलब बहुत सारे लोगों ने, मतलब NAM पार्टीज़ ने मिलके, ठीक है, इन सभी ने मिलके मतलब अब रियलाइज होने लगा था कि जो सुपर पावर हैं वो किसी भी, मतलब बस थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से बचाओ, ठीक है. अब जितने भी क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे हैं उनसे बचते रहो, उनको किसी तरह ख़त्म करते रहो, ठीक है. तो जैसे जैसे कोल्ड वॉर एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाता रहा, तो वैसे वैसे जो लॉजिक ऑफ रेस्ट्रेंट, मतलब उनको रेस्ट्रेंट रखने का के भी, मतलब उनको भी बढ़ाने लगा, उनको रेस्ट्रेंट करने के तरीके बढ़ने लगे, ठीक है, उनको रेस्ट्रेंट करने वाले बनने लगे, ठीक है.
However, since the Cold War did not eliminate rivalries between the two alliances, mutual suspicions led them to arm themselves to the teeth and to constantly prepare for the war. Huge stocks of arms were considered necessary to prevent wars from taking place. अब देखो, अब जैसे कोल्ड वॉर है, उसने वॉर्स को तो रिड्यूस चलो करते रहे, पर उन्होंने जो उन दोनों के बीच में राइवलरीज थी उनको तो नहीं कम किया था ना. बिटवीन द टू अलायंसेस, उन दोनों अलायंसेस के बीच में जो राइवलरीज थी, ठीक है, उनको तो नहीं कम किया था ना. अब जैसे उनके दोनों के बीच में कुछ थोड़ा बहुत संदेह भी हो जाता था, सस्पिशन मीन्स संदेह, ठीक है. अगर थोड़ा बहुत सस्पिशन भी हो जाता था, तो अगर उन्होंने एक ने भी हमला कर दिया तो वहाँ तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, ठीक है. तो अब उससे कैसे बचा जाए, अब उससे बचने के तरीके आने लगे, ठीक है. द टू साइड्स अंडरस्टूड दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट, कि इन रेस्ट्रेंट्स के बाद भी दोनों साइड्स को लगने लगा कि भाई वॉर हो सकता है, ठीक है. ईदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजीशन ऑफ द अदर साइड, दे माइट मिसअंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द अदर साइड, ठीक है. कई बार किसी ने कुछ बोल दिया या फिर किसी ने कुछ वेपन मारा, तो फिर अगर मिसकैलकुलेशन हो गई वेपन्स में, तो फिर दूसरे वाले बंदे ने, अगर किसी ने भी गलती से किसी ने एटॉमिक बॉम्ब छोड़ दिया तो क्या होगा, तो वो एक बहुत लार्ज स्केल पर वॉर हो सकता था. तो उससे बचने के लिए, ठीक है, यहाँ पर ये सभी लिखा है कि दे माइट मिसअंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द अदर साइड. बिसाइड्स, व्हाट इफ देयर वाज अ न्यूक्लियर एक्सीडेंट, अगर वहाँ पे एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता तो क्या होता. व्हाट वुड हैपन इफ समवन फायर्ड ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन by mistake, or if a soldier mischievously shot off a weapon deliberately to start a war, कि अगर वहाँ पे किसी ने गलती से छोड़ दिया, या फिर किसी एक सोल्जर ने कोई भी एक साइड का सोल्जर ने मतलब एक बहुत ही मिस्चीवियसली हम कह सकते हैं, किसी ने दूसरे साइड को शॉट कर दिया, ठीक है, मतलब मार दिया उसको, ठीक है, तो क्या होता, ठीक है. व्हाट इफ एन एक्सीडेंट अकर्ड विद अ न्यूक्लियर वेपन, कि तब क्या होता अगर कोई न्यूक्लियर वेपन से कोई एक्सीडेंट हो जाता. How would the leaders of the country know it was an accident and not an act of sabotage by the enemy, or that a missile had not landed from the other side, ठीक है. तो अब इन सभी चीज़ों से बचने के लिए एक उन्होंने कुछ ट्रीटीज साइन की इन टाइम. तो वे ट्रीटीज हैं द लिमिटेड टेस्टमेंट ट्रीटी, LTBT, nuclear non-proliferation treaty, NPT, and the anti-ballistic missile treaty, ठीक है, AMT, ठीक है. तो अब ये तो 3 ट्रीटीज़ के नाम दे रखे हैं, वैसे बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई थी. लाइक हम ये वाले पेज नंबर पर देख सकते हैं, LTBT, NPT, SALT 1, SALT 2, START 1, START 2, एंड और भी बहुत सारी ट्रीटीज़ साइन हुई थी, ठीक है. So, in time, therefore, the US and the USSR decided to collaborate in limiting or eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons, ठीक है. अब उस समय में जो US और USSR है, उन्होंने डिसाइड किया जो कुछ वेपन्स को और न्यूक्लियर वेपन्स को उनको लिमिट करना और एलिमिनेट करना, कि ताकि ना तो कोई वहाँ पे कुछ सस्पिशन बन सके, ना ही कुछ वॉर हो सके, और ना ही थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, और जो हमारा कोल्ड वॉर चलता आ रहा था वो एक हॉट वॉर में एस्केलेट ना हो, ठीक है. अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल. उन्होंने सोचा कि एक स्टेबल बैलेंस, वेपन का एक स्टेबल बैलेंस बन सकता है कुछ आर्म्स कंट्रोल्स करके. आर्म्स कंट्रोल्स मतलब आर्म्स कंट्रोल अब उन्होंने ट्रीटीज साइन की. स्टार्टिंग इन द 1960s से स्टार्ट करते हुए टू साइड्स, मतलब 1960s से, है ना, हम कह सकते हैं 1960s से जो दोनों साइड्स हैं उन्होंने 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स साइन किए. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स साइन हुए. LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, NPT, nuclear non-proliferation treaty, and the anti-ballistic missile treaty और anti-ballistic missile treaty. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 1960 से उन्होंने 3 सबसे सिग्निफिकेंट
ट्रीटीज साइन की थी. कौन कौन सी? LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, NPT and anti-ballistic missile treaty. Thereafter, the superpowers held several rounds of arms limitation talks and signed several more treaties to limit their arms. और उसके बाद जो सुपर पावर्स हैं, thereafter the superpowers held several rounds of arms limitations talks and signed several more treaties to limit their arms. और उसके बाद बहुत जो दोनों सुपर पावर है उन्होंने बहुत सारी आर्म्स ट्रीटीज और अपने मतलब अपने आर्म्स को लिमिट करने के लिए उन्होंने बहुत सारी ट्रीटीज साइन की. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट arenas of the Cold War. So I hope you all understand the this topic. So in the next topic we will start challenges to bipolarity. Thank you.